बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में इम्तियाज़ गुल साहब। और सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे सब देखने वालों को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद उल अज़हा जो है पूरी दुनिया में मुसलमान मनाते हैं, यानी ईद कुर्बां। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है उसके ऊपर अमल करते हुए हम ये फरीज़ा हर साल अदा करते हैं। लेकिन इसकी जो असल स्पिरिट है, आज हम अपने प्रोग्राम में, चूँकि आज दिन भी ऐसा है जहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं, कुछ खाने जो है वो बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, लोगों की तवाज़ो की जाती है, मिलना मिलाना होता है, लेकिन इसकी असल स्पिरिट क्या है? ये हमें दर्स क्या देता है ये दिन? या जो इतने मोतबर अंबिया जो हैं उनकी तरफ से जो ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई थी अल्लाह की राह में, और फिर अल्लाह ताला ने उन पर इनाम किया, तो ये इससे हमें दर्स क्या मिलता है बेसिकली? और क्या सिर्फ खाना पीना, गोश्त किसी भी जानवर की कुर्बानी करना और फिर गोश्त खाना और बांटना, क्या सिर्फ इसी का नाम है? नहीं, इससे बहुत आगे और बहुत ज़्यादा मोतबर ये दिन है और बहुत कुछ सिखाता है। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज मदू किया है अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी किबला अयाज साहब। बहुत शुक्रिया किबला अयाज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेहरबानी, आपको मुबारक। अच्छा अयाज साहब, वही बात जो मैंने शुरू में भी की कि हमारे यहाँ मैंने ये देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा, जनरली होता ये है कि मेजॉरिटी जो है वो कोई इसकी जो स्पिरिट या असल रूह है इस दिन की, उसके ऊपर ना कोई बात होती है, ना अपने बच्चों को बताया जाता है घरों में। बस जानवर आ जाता है, फिर उसकी खातिर तवाज़ो की जाती है कुछ दिन, फिर उसे कुर्बान किया जाता है और फिर गोश्त खाया जाता है, एंजॉय किया जाता है। लेकिन जो असल स्पिरिट है इस दिन की, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा उस पर रोशनी डालें ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको इसकी असल रूह का पता चले। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया। हमेशा यही होता है कि दीगर अक़वाम या मज़ाहिब के पैरोकार जो हैं, वो जब अपनी तक़रीबात का, त्योहारों का या इस किस्म के का काम करती हैं, तो वो उसका पस मंज़र भी अपनी औलाद को, नौजवानों को बताते हैं। तो वो दिन वो मनाते हैं और अपनी औलाद को वो बताते हैं कि किस तरीके से ताउन का रवैया था उनके साथ, किस तरीके से फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में निकले। तो ये चीज़ हमारे यहाँ मफ़क़ूद है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये कुर्बानी जो है, इसका ताल्लुक सिर्फ इसके साथ नहीं है कि हम रियाकारी करें, शो ऑफ करें, लोगों को ये बताएं कि हमने इतने जानवर ज़बह किए। तो जानवरों को ज़बह करना और गोश्त खाना और फ्रिज भरना ये हरगिज़ मकसद नहीं है, बल्कि इसकी पुष्ट पे एक फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा है अल्लाह ताला के हुक्म को मानना। जब हम सुन्नत इब्राहीमी मानते हैं और सुन्नत इब्राहीमी करार देते हैं, तो हमारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से सबसे महबूब इंसान जो है वो अल्लाह, वो इंसान, वो अपना बेटा होता है, उसकी कुर्बानी के लिए अल्लाह के हुक्म पे तैयार हुए। और फिर उसका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बिला चूरू चुरा अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, और अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी तस्लीम कर ली और उसकी जगह मेंढा बेच दिया और वो मेंढा ज़बह कर दिया गया। तो ये है वो स्पिरिट कि हमने ये बताना है अपनी औलाद को कि हम अल्लाह ताला की वो अहकाम और अल्लाह ताला की पैरवी और इस तरीके से अंबिया किराम की जो तालीमात हैं, इंसानी हमदर्दी के, इंसानी इताअत के, इंसान के साथ एक तामुल के, हुस्न तामुल के वो जज्बे जो हैं, उन जज्बों को आज के दिन किस तरह उनकी तजदीद करें और उनके जहनों में ये बिठाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यूरोप में या मसीही दुनिया में जब क्रिसमस या ईस्टर आता है, तो उस मौके पे अशिया सस्ती हो जाती हैं, खुसूसी सेल लग जाती है। हमारे यहाँ ये मौके आते हैं जब ईदैन का मौका आता है, तो यहाँ महंगाई हो जाती है, लोगों को मुश्किल पड़ जाती है कि अब क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। बिल्कुल इम्तियाज़ गुल साहब, ये हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा सानहा है, लम्हा फ़िक्रिया है। यूरोप में अपने त्योहारों में तो चीज़ें तकरीबन मुफ्त हो जाती हैं।
या उनके ऊपर इस कदर सेल लगा दिए जाते हैं कि बहुत सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी, यूरोप या अमेरिका की आपके स्टैंडर्ड्स की गुर्बत ज़रा हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी भी रसाई बहुत अच्छी चीज़ों तक हो जाए। हमारे यहाँ कुछ ममालिक हैं, मसलन तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ इस किस्म का तरीका नहीं है। पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती है और इस बात की ज़रूरत है कि हम मेंबर और महराब से हम अपने निसाब के अंदर जहन साजी के और जो हमारे मराकज़ हैं या जो जगह हैं वो, और रियासत के ज़रिए, रियासत की जो ताकत है उसके ज़रिए, और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये जो इस किस्म की, ये तो हमारा तो त्यौहार है लेकिन ये हमारी इबादत है, ये जब हम मनाएं तो ये उस स्पिरिट के साथ मनाएं और हम ये कोशिश करें कि इस खुशी में वो लोग भी शरीक हों जो अदरवाइज इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, और ये खुशियाँ जो हैं ये इज्तिमाई खुशियाँ बन जाएं, ये खुशियाँ सिर्फ उन लोगों के लिए ना हों जो साहिब इस्तिताअत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है अयाज साहब। ये कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं, ज़रा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और ये ज़ाहिर है कि ईद उसके बाद आई है, बकरा ईद। आमतौर पे जैसे आपने भी कहा कि जो साहिब इस्तिताअत हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कुर्बानी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। अब इस मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि जो पहले कर सकते थे गुज़श्ता बरस तक, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस साल नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन लोगों के हवाले से जानना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो कोई जानवर कुर्बान नहीं कर सकते तो फिर इस स्पिरिट को सामने रखते हुए आज के दिन वो क्या कर सकते हैं, या वो किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करें? देखें, अगर कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है जी, तो ये तो सुन्नत इब्राहिमी है, तो ये लाजिम नहीं है कि वो महज सोशल प्रेशर की वजह से, माशरती दबाव की वजह से किसी से कर्ज लें या मजबूर होकर ऐसा करें। हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनको, उनका अब ये फरीजा बन जाता है कि वो इस बात का इदराक करें और मालूम करें कि वो लोग कौन हैं जो आसपास के इलाकों में कोविड की वजह से उनका कारोबार बंद हो गया, बिलखुसूस सफेद पोश लोग कि जो तो अच्छे, उनका कोविड जब तक ये वबा नहीं आई थी तो अच्छा खासा उनका कारोबार था, या दिन में वो कुछ कमा लेते थे, अब उसकी वजह से उनका कारोबार रुक गया है, बंद हो गया है। सफेद पोश लोग किसी के सामने दस्त सवाल भी दराज नहीं कर सकते, तो वो लोग मालूम है हमें, हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, तो ऐसे लोगों की मदद अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, और इस बात का एहतमाम किया जाना चाहिए कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो ये देखें और उनकी मदद के लिए आएं। यही इस्लाम का तकाजा है और यही आज के दिन का तकाजा है। चलिए, बहुत शुक्रिया किबला अयाज साहब आपके वक्त के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी क्लैरिटी उसमें हो जाए। इम्तियाज़ साहब, एक तो जो उन्होंने रियाकारी का कहा, लेकिन उससे पहले इस पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक तो ये कि आज आप कैसे ईद मना रहे हैं। एक तो कोविड-19 की इस सारी सूरत हाल के अंदर कैसे डिफरेंट है? आपको लगता है कि गुज़श्ता ईदों से कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, सिवाय इसके कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा या जो हमारे हुकाम कह रहे हैं, जो आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि हम उन अहकामात के मुताबिक ईद गुजारें। जो डॉक्टर साहब ने भी बातें की कि आप तो एक SOPs का ख्याल रखें ताकि कहीं भीड़ ना हो, आप, क्योंकि सबको किसी ने हर एक को ख़तरा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आप ये सादगी से गुजारें, सादगी से, और अपने उन लोगों का ख्याल रखें जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनकी मजदूरी ख़राब होगी, जिनके दिहाड़ियाँ ख़राब हो गई। एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से पूरी कौम गुजरी, बल्कि पूरी दुनिया गुजरी है। पूरी दुनिया में जितने भी रोज़ाना की उजरतों पे काम करने वाले, दिहाड़ियों पे या रोज़ाना के कारोबार पे जिनका इन्हिसार है, तो मैं तो बस उनका थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ। कोशिश हमने की है कि बिल्कुल सादगी से, और घर वाले सब इकट्ठे होके जो खाना पीना मामूल का होता है वही करें, और इस दुआ के साथ कि जल्द ही इस वबा से जान छूटे, ताकि लोगों के कारोबार बहाल हो सकें और उनकी अपनी ज़िंदगी दोबारा एक ख़ास डगर पे चल सके, ताकि कोई किसी का दस्ते नगर ना हो। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डॉक्टर साहब ने भी की और आपने भी जो बात की कि हमें एक तो कुर्बानी का जो जज्बा है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने इर्द गिर्द जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए और इसकी असल स्पिरिट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने जो नौजवान हैं, उनको भी इस हवाले से जो है वो बताना और समझाना बड़ा ज़रूरी
ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد کچھ آپ کے بہت ہی فیوریٹ اینکر سے آپ کی ملاقات کرائیں گے آج, اور ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی عید جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے, کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جب 5 اگست کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پورا پاکستان ہل گیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو تھا اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے. ہر دور کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کا کم از کم کشمیر کے اوپر کنسنسس رہا ہے کہ ہم نے ایک پالیسی رکھی. کشمیری بچے اور بچیاں جو اسکول گوئنگ کالج گوئنگ گرلز ہیں, اگر وہ بھی اٹھا کے پتھر پھینکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ان پہ سب سے بڑا تماچا ہے. ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہندوستان کو غاصب سمجھتے ہیں, سمجھتے تھے اور سمجھتے رہیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کچھ بہت ہی فیوریٹ آپ کے بھی اور ہم سب کے ٹی وی پرسنالٹیز اور صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفا یوسفزئی کے نام سے آپ جانتے ہیں اور بخوبی واقف ہیں, مارننگ شو ہوسٹ ہیں, بڑا زبردست شو کرتی ہیں اور صبح صبح بڑا انرجائز اور فریش کر دیتی ہیں. بہت شکریہ شفا فار جوائننگ اس. عید مبارک. کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ تھینک یو مشال, تھینک یو. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. امتیاز گل صاحب کو بھی بہت سلام. دیکھنے والوں کو بھی بہت عید مبارک. شفا نے تو صبح صبح پروگرام کرتی ہیں, انرجی دوڑا دیتی ہیں لوگوں میں, اور نئی نئی جہتیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں اپنے مارننگ شو میں. ہاں, نسیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. سینئر صحافی ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ برطانیہ میں بھی ایک عرصے تک صحافت کے شعبے سے منسلک رہے ہیں. بہت شکریہ نسیم جوائن کرنے کے لیے پروگرام. اور عید کا دن ہے شفا, تو پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس مرتبہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مختلف لگ رہی ہے یہ عید کووڈ-19 کی وجہ سے؟ کیونکہ بار بار عید آنے سے پہلے ہی ایک شور ہے کہ جی ایس او پیز کا خیال کرنا ہے, زیادہ انٹریکٹ نہیں کرنا لوگوں سے, ملنا جلنا نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو یو فیل اٹ ڈفرینٹ فرام نارمل عید جیسے گزشتہ سالوں میں ہوتی تھی؟ جی مشال, ڈفرینٹ تو ہے بالکل, اور لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں. اور اب تو خیر پازیٹیو چیز یہ ہے کہ پچھلی عید سے یہ عید اس طرح سے بھی مختلف ہے کہ کووڈ کے کیسز میں کمی آ رہی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. ادروائز اگر ہم اپنے ریجن میں دیکھیں تو انڈیا میں بہت برا حال ہے, بنگلہ دیش میں بہت برا حال ہے, تو ہم پہ کوئی خاص کرم ہے ان کا کہ ہمارے یہاں کیسز کم ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ بہت جذباتی ہو کے اور یہ نہ سمجھیں کہ کووڈ ختم ہی ہو گیا. ابھی بھی کووڈ ہے ہمارے درمیان, لوگوں کو ہو بھی رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اب اگر کمی آ ہی رہی ہے تو ہم نے اپنا پارٹ پلے کرتے رہنا ہے. اور میرا خیال ہے یہ آخری عید ہوگی کووڈ والی, اس کے بعد جو انشاءاللہ اگلے سال عیدیں آئیں گی وہ ویسی ہی ہوں گی جس طرح ہم منانے کے عادی ہیں. شفا, آپ نے تو اللہ کا کرم تو ہے ہی, لیکن مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو آپ کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہی. آخر کچھ تھوڑا بہت تو میرے خیال میں رول جو ہے وہ حکومت نہیں, گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں. چلے اچھا, گورنمنٹ کو کیا کریڈٹ دے رہی ہیں آپ؟ بتائیں, نہیں, گورنمنٹ نے what did the government مطلب یہ do? بڑے سخت فیصلے تھے. جی بولیے. What did the government do? اچھا, گورنمنٹ نے بیسیکلی تو ایک کنفیوژن کی ہم بات کرتے تھے کہ بھئی وہ لاک ڈاؤن یا نان لاک ڈاؤن, لیکن کرفیو کی کبھی بھی صورتحال ہونی نہیں تھی ہمارے ملک میں, اور نہ ہی ہم اس طرف جا سکتے تھے. کچھ عرصے کے لیے جس طرح باقی ممالک لاک ڈاؤن میں تھے, بند تھی دکانیں وغیرہ, سکولز, یونیورسٹیز, آفیسز, تو ہمارے یہاں بھی وہ بند رہے, اور اس سے بھی اتنا امپیکٹ ضرور ہوا. اچھا, بہت کیسز بڑھ رہے تھے اس وقت, ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے, جس کا لوگ اس وقت تو مذاق اڑا رہے تھے یا سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں, اور اپوزیشن بھی کہتی تھی ہینڈسم لاک ڈاؤنز ہیں. لیکن وہ سمارٹ لاک ڈاؤنز نے فائدہ دیا ہے, مطلب اس کارآمد ثابت ہوئے ہیں. اور ادروائز تو پھر ہماری صورتحال ویسی ہی ہوتی جس طرح انڈیا کی ہے. جس طرح سے میں بار بار کہتی ہوں, ہمارے لوگوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی, لیکن گورنمنٹ نے یقیناً جتنا کر سکتی تھی ہماری حکومت گیون دی ریسورسز دیٹ وی ہیو, اتنا انہوں نے کیا ہے. اچھا, یہ بتائیے چونکہ اب لوگوں کی بات آ گئی ہے اور حکومت کی اچھی یا بری کاوشوں کی ایکنالج کرنے کی بات, اس میں میڈیا کو اگر ہم دیکھیں
तो किस हद तक आप समझती हैं कि हमारे ज़राए इब्लाग ने बहैसियत मजमूई उन अच्छी बातों को एक्नॉलेज किया है जो कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से देखने में आई, काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हासिल हुआ? समझती हैं आप कि मीडिया ने अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं? अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपका सवाल यही है सीधा सीधा कि क्या हमने इतना अप्रिशिएट किया है गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए था? मेरा ख्याल है नहीं किया। और हमारे टीवी चैनल्स हों या ज़राए अबलाग हों, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमने नहीं उतना अप्रिशिएट किया। अभी भी हम आधा टाइम, जब से केसेस में कमी हमने देखने को हमें मिली है, तब से हम यही कह रहे हैं कि कोई फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं। ना हमने गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया और ना ही हम मतलब उस तरह से कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई करम हो सकता है हम पर। हम अभी भी शक ही में है कि शायद या तो नंबर छुपाए जा रहे हैं या उस तरह से टेस्टिंग, क्योंकि बार बार लोग ये कहते थे देखिए टेस्ट भी तो कम हो गए ना, टेस्ट कम हो गए तो कोविड के केसेस कम हो गए। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो सीरियस पेशेंट्स की तादाद थी, जो आमद आ रही थी हॉस्पिटल्स में, वो भी कम हो गई। तो अगर गवर्नमेंट नंबर छुपाएगी भी तो भी उसका इस चीज़ पर तो इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भाई मैं अस्पताल तो जाऊँगी ही ना। तो वो जो फेटलिटीज़ थी में कम नज़र आई, तो नहीं, हमने तो उतना अप्रिशिएट नहीं किया गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए था। लेकिन ये ज़रूर है कि मीडिया ने अवेयरनेस खैर बहुत फैलाई। मतलब पिछले 4-5 महीनों में, जब से चीन में कोविड शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, जुलाई तक, इस ईद तक मुसलसल अगर मीडिया पे कोई चीज़ लगातार तवातुर के साथ बगैर किसी नागे के बात हो रही है तो वो कोविड पे हो रही है। अवेयरनेस फैलाने में तो मीडिया का मतलब ज़बरदस्त किरदार है। हर शो पे रोज़ाना एक सेगमेंट तो कम अज़ कम कोविड पे होता रहा है। हमारे शो में, अपने शो में अगर हम 5 से 7 सेगमेंट्स करते थे तो 3-4 तो कोविड पे डेली होते थे और अब भी वो हो रहे हैं। तो अवेयरनेस की बात जहाँ तक है वहाँ पर तो मीडिया ने ज़बरदस्त काम किया है। जहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा क्रेडिट देने की बात है तो वो हमने नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि शायद पाकिस्तान में पहली मर्तबा है कि किसी भी हुकूमत ने एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से डेटा की बुनियाद पे एक ऐसा सेंटर बनाया कि आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में इस वक्त कितने हॉस्पिटल बेड्स मौजूद हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं और कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। आपने भी देखा होगा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, और जो जिस अंदाज में ये मालूमात हम तक आती रही हैं, आप नहीं समझते हैं कि इसको वो हैसियत नहीं मिली, वो इम्पोर्टेंस या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली जो दी जानी चाहिए थी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे डेटा, एम्पिरिकल एविडेंस, उसकी बुनियाद पे बात ही बहुत कम होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें तो एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा कहते हैं जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है, जमहूरियत को कहीं ख़तरा ना हो जाए, जमहूरियत डिरेल ना हो जाए। तो ये देखें कि NCOC ऐसा इदारा बना जो कि बहुत ही ज़्यादा जमहूरियत से भी जमहूरी इदारा है, कि जहाँ पर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स आते रहे, जहाँ पर चारों सूबों से चीफ सेक्रेटरीज आते रहे, मतलब हर सूबे की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद रही और सबके कंसर्न्स को रख कर फैसले होते रहे मुशावरत से। तो वो तो बहुत ज़बरदस्त एक इदारा है जिसको कि बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करना चाहिए था। और मैं तो सोच रही थी कि सारे एंकर्स जाएं वहाँ से, प्रोग्राम्स भी करें, कुछ ने किए भी हैं, कुछ में विजिट भी करते रहे हैं, लेकिन उतनी उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और जहाँ पर डेटा की बात है तो हम अक्सर इस बात पर भी शक करते हैं कि भाई हमारा यूथ काम कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वो PUBG वगैरह में लगे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो डेटा एनालिटिक्स यहाँ से हमें निकले हैं, हमें मिले हैं NCOC की तरफ से, तो आप देखें कि इंपीरियल की स्टडीज़ ये कहती थी कि बाय द एंड ऑफ जुलाई या स्टार्ट ऑफ द अगस्त में हमारे पास लाखों केसेस होंगे और इतने केसेस होंगे कि अमवात की तादाद हमसे भूल जाएगी, ये कहा जा रहा था इंपीरियल कॉलेज की स्टडीज़। उनको हमारे मिनिस्टर्स ने रद्द किया और उन्होंने कहा हम अपने नंबर्स पे चलेंगे, और हमारे नंबर्स माशाल्लाह से इस इदारे के जितना भी डेटा पे काम हुआ है बड़े ऑथेंटिक रहे हैं, अभी तक तो कम से कम ऐसा ही है। अल्लाह का शुक्र है शिफा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने शुरू में कहा ना कि अल्लाह का करम भी है और साथ में गवर्नमेंट के कुछ इक़दाम भी ऐसे हुए। नसीम, आपको क्या लगता है कि SOPs जो हैं, सुबह से ज़ाहिर है अब तक तो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपको आइडिया भी हो गया होगा, लोगों की हद तक किस तरह का रिस्पॉन्स आपने देखा है, कितना अमल दरामद हुआ है लोगों की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। नहीं, सुबह जो पिछली ईद पे मामला थे उसकी बनिस्बत इस ईद पे लोग थोड़े से रिलैक्स जरूर है। पिछली ईद डर खौफ बहुत ज्यादा था और लोग नमाज तक इवन नहीं पढ़ने गए थे, लेकिन अभी हमने देखा है कि लोगों ने SOPs पे अमल करते हुए कुछ नमाज पढ़ने भी लोग गए हैं, वहाँ भी उन्होंने मास्क लगाए हुए थे, अपनी अपनी जाए नमाज लेके आए थे, कुछ फासले पे खड़े होकर नमाज पढ़ी। उसके अलावा जो कुर्बानी की जो खरीदारी थी उसमें मैंने देखा है कि बहुत कम लोग मंडियों में गए थे, ज्यादातर ने या तो ऑनलाइन लिया है या जो गली मोहल्लों में लेके लोग फिर होते हैं उनसे खरीदारी की है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस काफी ज्यादा
क्रिएट हुई है और उसका क्रेडिट मीडिया को जाता है कि मीडिया ने पहले दिन से जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है। मैंने देखा था कि रेगुलर पीटीवी पे भी शोज होते रहे, हम लोग उसके ऊपर आते रहे, डॉक्टर्स को भी इनवाइट किया गया। तो पहले जो शक व शुबात थे कोविड के बारे में, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट होने की वजह से काफी हद तक लोगों को समझ आई है, लोग उन पे अमल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, हर तरह के लोग हैं, 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान में। लेकिन इसमें मैं एक बात क्रेडिट दूंगा, जैसे शिफा ने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और एनसीओसी ने जो है वो बहुत ही कमाल का किरदार अदा किया, क्योंकि हम लोग तकरीबन डेली बेसिस पे मीटिंग पे जाते थे या शाम को उनकी तरफ से डाटा आता था और बड़े ही जो चारों सूबाई वज़रा भी उसमें शामिल होते थे। और मजे की बात यह कि वो बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्री करते थे, लेकिन बाद में निकल के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था, वो पार्टी की या सियासत की मजबूरी होती थी उनकी। लेकिन यह है कि एनसीओसी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और उसकी वजह से कोविड को कंट्रोल करने में हुकूमत को बहुत मदद मिली है। जब पाकिस्तान से लोग आए थे या उम्रा करके आ रहे थे या ज़ायरीन पे या गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लग रहा था कि गवर्नमेंट की वजह से जो है ये कोरोना फैलना शुरू हुआ है, तो हमें फिर क्रेडिट भी गवर्नमेंट को ही देना चाहिए कि उन्होंने जो इक़दाम किए उसकी वजह से जो है अब काफी हद तक कोरोना का जोर पाकिस्तान में टूट चुका है। और डेफिनेटली अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तान के ऊपर, इस वक्त के पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं। और आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी अब नसीम, चूंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है बरतानिया से, जाहिर है आप एक अरसा आप वहाँ पे रहे भी हैं। यहाँ हमेशा हम शिकायत करते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं, अवेयरनेस इतनी नहीं है, लोग फॉलो नहीं करते चीज़ों को। लेकिन हमने देखा कि बरतानिया क्या जो दीगर ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी कुछ सूरत हाल इतनी मुख्तलिफ नहीं थी। तो मैं जानना आपसे ये चाहूँगी कि क्या वहाँ पे भी जो पाकिस्तानियों से आपकी बात होती होगी, आप अभी जा भी रहे हैं दोबारा, तो जरा थोड़ा सा वहाँ का भी बताइए कि वहाँ किस तरह से चीज़ों को लोगों ने जो है वो फॉलो किया SOPs को या नहीं किया। दूसरे वहाँ पे भी मीडिया का जो किरदार है वो कैसा रहा? देखिए मीडिया तो वहाँ पे भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेली ब्रीफिंग होती थी, प्राइम मिनिस्टर आके ब्रीफ करते थे। जब प्राइम मिनिस्टर बीमार हो गए, उनको कोरोना हो गया, तो उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर आ जाते थे, तो वहाँ पे अवेयरनेस तो क्रिएट की गई। मिशेल मैं आपको बताऊँ, आप भी बहुत दफा वहाँ पे गई हैं, आपने देखा है कि लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और मामला हो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ एक जो है वो रिबन लगा दिया जाता है कि जिसके ऊपर लिखा होता है पुलिस डू नॉट क्रॉस, तो कोई उसको क्रॉस नहीं करता। फिर डेफिनेटली वहाँ पे आबादी भी कम है, हमारे यहाँ पे आबादी भी बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, और बड़ी नई नई मिथ्स आ जाती हैं जिसके ऊपर लोग यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि शुरू में उनको उस बात का पता नहीं चला। और स्पेशली आप अगर लंदन में देखें तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड लोकल ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। और जब उनको मालूम नहीं था कि कोरोना उनके मुल्क में आ चुके हैं, उन्होंने लेट लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से बड़ी बुरी तरह उनके कोरोना फैला। और आपको पता है कि उनके ज्यादातर ओल्ड हाउसेज में पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वीकेंड्स में जो अपने पेरेंट्स को मिलने जाता था तो वो जो अपने ओल्ड हाउसेज है वहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से अमवात का रेट बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ है उस पर लोगों ने अमल किया है। हमारे जो देसी लोग हैं उन्होंने जरा कम अमल करते थे, जैसे साउथ हॉल है या इलफर्ड लेन है या ग्रीन स्ट्रीट है, वहाँ पे लोगों का फिर भी जरा रश नजर आता था। लेकिन गोरो के इलाके में तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे सांप सूंघे, आपको एक भी बंदा नजर नहीं आता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं और NHS को भी मौका मिला है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। वेंटिलेटर्स की वहाँ पे भी कमी हो गई थी, बाकी PPEs की भी कमी थी, लेकिन वक्त के साथ उनको पूरा कर लिया। और अब माहौल वहाँ पे ये है कि दोबारा कारोबारी जिंदगी शुरू हो गया है और वहाँ पे SOPs पे अमल करते हुए लोग रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है। शिफा आप बताइए, आपका यहाँ लोगों के रवैये के बारे में क्या तजुर्बा रहा, क्योंकि आप भी तो रोज़ाना लोगों से डील कर रही थी, जो स्टूडियोज़ में भी आ रहे थे, स्टूडियो से बाहर भी आप लोगों से मिलती रही हैं। जी हमारा तजुर्बा एक्चुअली मिक्स्ड ही था, जिस तरह से बाकी सबका होगा वैसे ही हमारा भी था। KP में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मेरी फैमिली भी होती है या जहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो ये बताते हैं कि KP में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को यकीन इसलिए नहीं आता कि वहाँ पर एक तो कोविड उस तरह से पहुँचा नहीं, और अगर पहुँचा भी तो लोग सिर्फ उससे बीमार ही हुए, किसी की डेथ नहीं हुई। तो वहाँ पर एक ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि वो ये कहते थे कि भाई अगर हम देख नहीं रहे किसी को कि किसी की डेथ, ये कोई इतना सीरियसली बीमार हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि ये कोई चीज़ है।
तो उनको वही मिथ्स वाली बात जो नसीम साहब कर रहे थे कि भाई मिथ्स भी यहाँ पर बहुत हैं, उनको लग रहा था कि कुछ है यहाँ पर दाल में काला, ये कोविड नहीं है, यहाँ पर कोई और मामला है, कोई बाहर की फंडिंग का हो सकता है या कुछ और है। लेकिन वो ये कहते थे कि भाई यहाँ पर हमें साजिश लगती है क्योंकि यहाँ पर तो कोई मर नहीं रहा, तो हम कैसे मान लें कि कोई ऐसी बीमारी आई है जिससे लोग मर रहे हैं। तो ये उनका था वहां पर। और यहाँ पर इस्लामाबाद से कंपेयर करें अगर बाकी शहरों को, तो बाकी शहरों में और इस्लामाबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता था। यहाँ पर लोग खुद बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, जो चीज़ें जगह खुली भी हुई थी वहाँ पर भी लोग नहीं जाते थे, लोग खुद अपने तय घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जबकि दूसरे शहरों में लाहौर हो गया, कराची हो गया, आबादी वाली बात बिल्कुल ठीक है, इतनी ज़्यादा आबादी है हमारी, अनकंट्रोल्ड है, तो उसको कंट्रोल करना हमारे पास वसाइल भी इतने नहीं है। हम एक शख्स के साथ तो पुलिस वाला नहीं लगा सकते ना कि आपको शुरू में तो बहुत ज्यादा डर और लिटरेसी की भी वही बात है कि लोगों को समझ में नहीं आती। और एक चीज जो मुझे यहाँ पर अभी डर लग रहा है वो ये है, अल्लाह ना करे कि ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं, लोगों ने समझ लिया है कि भाई कोविड शायद चला गया है। तो मैं बार बार लोगों को अपने प्रोग्राम पे भी यही कहती हूँ, आप लोगों के प्रोग्राम के तवज्जुह से भी यही कहूंगी कि अभी गया नहीं है, कम जरूर हो गया है, उस तरह से शायद शिद्दत भी नहीं रही है, लोग बीमार भी बहुत ज्यादा उससे नहीं हो रहे, ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे, लेकिन यह है कि कम नहीं हुआ, लोगों को एहतियात करनी छोड़नी नहीं है अभी कम से कम 2-3 महीने और मेरे ख्याल में इस एक हफ्ते के बाद जो है वो सही सूरत हाल सामने आएगी ईद के बाद। अल्लाह खैर करे, ऐसे ही कम होते रहे केसेस और इनमें इजाफा ना हो। बहुत शुक्रिया शिफा यूसुफ सही आपका भी और नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी। ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे क्योंकि यही टाइम डिनर टाइम होता है और सब इकट्ठे होते हैं। सो बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट मीडिया के किरदार के हवाले से? देखिए, मीडिया का किरदार मिक्स रहा है, मतलब मेरे अपने ख्याल से प्रोफेशनल अंदाज में जो अच्छी चीज़ें थी हुकूमत ने अगर जो मनसूबाबंदी की, ये बात नहीं कि हम चूँकि एक सरकारी टीवी पे बैठे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का अगर मुकाबला या मवाजना हम अमेरिका जैसे मुल्क से करें, ब्राज़ील जैसे मुल्क से करें, इवन बरतानिया जैसे मुल्क से करें, बरतानिया में कोई 46,000 के करीब बात हो चुकी है, हमारी अभी 6,000 पे नहीं पहुंची है। बरतानिया से हमारी 6 करोड़ आबादी ज़्यादा है, जबकि अगर आप ब्राज़ील को देखें वहाँ कोई 90,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, वो भी हमसे करोड़ सवा करोड़ आबादी कम है। अमेरिका को देखें तो वो कोई 1,52,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं इस वजह से, कोविड की वजह से। तो उसमें मेरा ख्याल है कि आम तौर पे जो ज़रा इब्लाग के ज़रिए जो मैसेजिंग होती रही है वो इन आदाद व शुमार को नहीं देख रहे थे, सिर्फ ये देख रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है। बल्कि अभी तो पड़ोस में भारत में अल्लाह करे कि उनको भी कंट्रोल करने की कोई सहूलतों में इजाफा हो और उनकी सलाहियत हो, क्योंकि अगर मरता है तो गरीब आदमी मरता है, तो ये किसी की भी जान जाने की दुआ या बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ज़रा इब्लाग को कुछ ज़्यादा मैटर ऑफ फैक्ट रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी और हम सबको खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए कि अभी तक पाकिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में। और ये आदाद शुमार, और इसको इन आदाद शुमार को सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से, बल्कि जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जो यूनिसेफ और WHO, वो सब मान रहे हैं। भले कुछ लोग उसमें साजिश का कोई अंसर देखते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम सबको हर वक्त बस साजिशों को सोचना चाहिए। कुछ हक़ाइक़ हैं, हो सकता है 5-10% आदाद शुमार इधर उधर हो, लेकिन जब आप बड़ी फिगर को देखें तो उसमें 5-10% ज़्यादा फिर मैटर नहीं करता। और ये सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल्ड, और कंट्रोल तभी रहेगी जब तक आप इसमें ताउन करते रहेंगे और SOPs को फॉलो करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। सवाल है हक़ इंसानियत का, सवाल है बैनुल अक़वामी किरदार का, सवाल है माँ के अश्कों का, सवाल है बाप के कर्म का, सवाल है चश्मे तिफ़्ल का, सवाल है बेटे के लहू का, सवाल है बेटी की अस्मत दरी का, सवाल है जज्बाए ईसार का, सवाल है जिद्दोजहद का, सवाल है कश्मीर का।
वेलकम बैक। नाज़रीन, कोविड-19 की वजह से जहां दीगर शोबे मुतासर हुए, वहीं पर पाकिस्तान में जो सकाफती सरगर्मियां हैं उनके ऊपर भी ज़ाहिर है असर पड़ा, और किस हद तक वो मुतासर हुई हैं ये जानने के लिए आज हम ने रब्ता किया है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर फौजिया सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कि कोरोना बहरान आया, लॉकडाउन हुआ, कारोबारी ज़िंदगी ज़ाहिर है बुरे तरीके से मुतासर हुआ, PNCA की जो सरगर्मियां हैं उनको आपने कैसे जारी रखा? PNCA तो फ़ौरन ही ऑनलाइन चला गया। हमारी कैपेसिटी थी या नहीं थी, हम ऑनलाइन चले गए, और फिर ये कि सीखते भी रहे, और मेरे ख्याल है आर्टिस्ट को भी सिखाते रहे, वो भी कुछ खुद सीखते रहे, इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इमीडिएटली हमने पहले तो ये किया कि अपनी आर्काइव से चीज़ें निकाल के चलानी शुरू कर दी, और फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत नर्वस हो रहे हैं कि लाइवलीहुड उनका कम हुआ हुआ है। तो हमने ऑनलाइन कॉन्सर्ट से शुरू किया, और हमने बिल्कुल रिमोट इलाकों से आर्टिस्ट को कहा कि फ़ोन के ऊपर ट्यून इन करके, तो वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने जरसंगा का किया, सुई में हमने सच्चू खान का किया, इस तरह डिफरेंट इलाकों में किए। तो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा आप कह लो कि प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा क्राउडेड है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हुई। वो तो हम लोग जो इवेंट्स करने वाले, जो लाइव परफॉर्मेंसेस करने वाले, हमने वो प्लेटफॉर्म अब अडॉप्ट किया ज़्यादा, मगर वहाँ भी काफ़ी रश था। पर मैंने देखा कि लोगों का एक इन जनरल अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का जज्बा था। फिर हमने पुराने आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, वो बड़े सक्सेसफुल गए। तो हमारा तो रश रहता है ऑनलाइन चीज़ों का। कॉन्फ्रेंसेस की हमने, मीटिंग्स की हमने, सारों ने स्ट्रेटजी बनाई कि कोविड के दौर में कल्चर वाले क्या कर रहे हैं। दोज मीटिंग्स वर वेरी हेल्पफुल, यूनेस्को ने भी फैसिलिटेट किया। सो एक सॉलिडारिटी जमा के हमने रखी। तो फौजिया ये बताइए कि आपने जो ऑनलाइन क्लासों की और ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स की ख़ास तौर पे यानी मौसीकी के प्रोग्रामों की बात की, तो इसमें जिन फनकारों ने शिरकत की उनका क्या फ़ीडबैक था? क्योंकि आम तौर पे उन्हें बोरियत नहीं होती होगी कि उनके सामने क्राउड कोई नहीं है। पता है, बहुत मज़े की बात है ये कि जो फनकारों को शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो रिमोट एरिया के लोग थे। वो हमने कह दिया जी फ़ोन को यूँ रखना है, यूँ करना है, वो किसी बच्चे ने उनको हेल्प आउट कर दिया, जो भी हो गया। लेकिन जो उसके बाद एक्साइटमेंट थी ना, वो कमाल की थी। ये उनको इतनी कंसर्न नहीं थी कि हमारी लाइव ऑडियंस है कि नहीं, उनको ये समझ आ गया कि चक्कर क्या है। वो जिसकी हमने ज़रा कह लें कि थोड़ी सी खस्ता हाल उनका घर था, वहाँ पर हमने जो किया, अभी आप देखिए उन्होंने चमका के लिपाई करके, वो जो उंगली से पेंट होता है वो करके, उनको समझ आ गई है कि अब ये तो स्टेज बन गया हमारा घर। और प्लस उन्होंने छोटे छोटे गैजेट्स लेने शुरू कर दिए। यहाँ हमने खुद भी ट्रेनिंग कराई, वो जूम के लिए लाइट और चीज़ें वीज़ें थोड़ा हमने ट्रेन किया है। आर्टिस्ट को जो क्लासेस ऑनलाइन शुरू किए हैं उसके लिए हमने 2-3 यहाँ ट्रेनिंग्स की। इसी तरह हमारे फनकारों को भी ये समझ आ गया। अब देखिए धड़ाधड़ यूट्यूब के ऊपर अब ना उनके आने शुरू हो गए। सो एक तरफ से कमी ज़रूर हुई वो उस लाइव ऑडियंस की, लेकिन दूसरी तरफ से सडनली देयर आईज आर ओपन टू दिस, और फिर उनको ये समझ में आ रहा है कि बजाय कई दफ़ा 24-24 घंटे सफ़र करके आते हैं और एक जगह आके वो परफॉर्म करते हैं, फिर 2 रात होटल में भी गुजारते हैं, अब घर बैठे वो दे कैन परफॉर्म। और इवन इंटरनेशनल ऑडियंस, हमारी क्लासेस में भी यही हो रहा है, इंटरनेशनल ऑडियंस आ रहा है, तो सडनली आपको नए दरवाजे खुलते हुए भी नज़र आते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप नई टेक्नोलॉजी में जाते हैं। कुछ लेट गो करने पड़ते हैं, कुछ आपको एडिड बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि इंटरनेशनल जो ऑडियंस है वो भी है, यानी कि जो ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हैं उसमें पाकिस्तान के अलावा दीगर लोग भी शामिल हो रहे हैं बैरूनी ममालिक से? इसमें अभी तो पहले जो था फिजिकली जब आया करते थे लोग, तो ऑब्वियसली सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग थे। अब जो हम ऑनलाइन गए हैं तो कुछ क्वालिटी तो हमने सेक्रीफाइस की, लेकिन अब कराची से भी हैं और दूसरे शहरों से भी हैं, और अब हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें अफ़गानिस्तान से भी हमारे पास लोग होंगे, अभी भी कुछ चाइनीज़ भी हैं, कुछ और मुल्कों के हैं। तो दैट इज़ वेरी नाइस फॉर अस। फौजी, ये तो बड़ी दिलचस्पी की बात है कि अफ़गानिस्तान से भी लोग आ रहे हैं और चीन से भी लोगों ने ख़ुद को एनरोल किया है। तो ये पाकिस्तान से बाहर यानी बियॉन्ड द बाउंड्रीज लोगों को एनरोल करने का क्या मुहर्रिक था? शुरू में देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि हार्मनी, वैसे ही दुनिया में ज़रा सा रख रखाव इतना होना चाहिए कि पीस एंड हार्मनी हो। दूसरा, पाकिस्तान के इतने स्टीरियोटाइप्स हैं कि, और वो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, तो हम कल्चर वालों को तो सबसे आगे होना चाहिए पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने के लिए।
पाकिस्तान के रंग, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी खूबसूरती, उसकी डेप्थ, उसकी जो इंटेग्रिटी है, जो लोगों का प्यार है, वो दिखाने के लिए कल्चर से ज़्यादा बेहतरीन मेरा ख्याल है तरीका और नहीं हो सकता। तो ये तो एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी आ गई, हमने पहले रियलाइज़ भी नहीं किया और अचानक हमने यूज़ करना शुरू किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो हमें ऑडियंस मिलनी शुरू हो गई, यूके से ऑडियंस, यूएसए से ऑडियंस। शुरू ऐसे हुआ था कि हमने सोचा कि ये गेस्ट हैं, इसमें हम बाहर से क्यों नहीं किसी को बुलाएं। जिस सबिया खानम की हम एक रेफरेंस कर रहे थे, उनकी पूरी फैमिली वर्जीनिया में, तो हमने सोचा जूम पे कर रहे हैं तो हम उनकी फैमिली को क्यों नहीं वहाँ से ले लें। वो करते करते अब हमने स्पीकर्स हर जगह से लेने शुरू किए हुए हैं। हमारा ऑडियंस, हमने अपना टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे या शाम के 5 बजे से हमने रात के 9 बजे कर लिया। वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए भी ठीक है, वहाँ से इतनी हमें व्यूअरशिप मिल रही है। तो यही तरीके हैं। देखिए इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते, आपका सिर्फ सोच है कि आप उनको शामिल करें, पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाएं। और आई थिंक कि वक्त की ज़रूरत है। इनफ ऑफ दिस स्टीरियोटाइप्स और इनफ ऑफ दिस ये जो एक जकड़ा हुआ एक इमेज बना दिया पाकिस्तान का, तो हम करें। और हमारे सफारती ताल्लुकात हर एक से अच्छे होने चाहिए। हमारे जैसे मुल्क को तो ज़रूरत है, हमारी अगली जनरेशन ने आगे जाके तरक्की करनी है, उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी है, वो हमारे यहाँ आए, तो ये बढ़ावा देना चाहिए इन चीज़ों को। सफारती ताल्लुकात की आपने बात की है डॉक्टर साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, नई प्रोडक्शंस हो रही हैं, फिर ऑनलाइन म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हैं। कितने हेल्पफुल हैं ये पाकिस्तान के इमेज को बैरूनी ममालिक में जो है बेहतर तरीके से उजागर करने में, और इसमें PNCA का क्या किरदार है? कुछ हम कॉन्क्रीट एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे हमारा जो मैंडेट है उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, फिल्म, पपेटियरिंग, ये सब कुछ आता है। तो फिल्म बहुत निगलेक्टेड था। अभी एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो हम 1 साल का कोर्स शुरू कर रहे हैं फिल्म मेकिंग में। बिकॉज आई थिंक कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी बूस्ट की ज़रूरत है। हमारे बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, मगर यंग पीपल नीड अ ब्रिज टू कम इन टू इट। और जो फिल्म प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़ाहिर है सिनेमास का रोल भी बढ़ना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत आ रहे हैं, तो फिल्म बनेगी तो वो दिखेगी भी। सो वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट इन दैट ऑल्सो। और इवेंचुअली हम पूरा फिल्म इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जिसमें एक प्रॉपर आर्काइव्स हो। आपको हैरत होगी इस बात से कि आर्काइव्स नहीं है हमारी पूरे पाकिस्तान में, प्रॉपर अवार्ड्स का सिलसिला नहीं है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। एक ये हो गया। दूसरा फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स की एकेडमी अभी नापा है जो हमारी कराची में है, बहुत अच्छी एकेडमी है। यहाँ इस्लामाबाद में और इस इलाके में कोई इस तरह नहीं है इम्पोर्टेंट, वो हम शुरू करना चाहते हैं। फिर बहुत सा फ्यूजन है। देखिए जब टेस्ट चेंज होता है जनरेशन के साथ, तो अगर आप उसके टेस्ट को केटर नहीं करते तो हम ज़बरदस्ती अब सैगल के गाने या उसके बाद हमारे दौर के जो थे 60s 70s के गाने, वो हम नहीं पुश थ्रू कर सकते। उसको नए रंग में लाना पड़ता है और ऑडियंस के हिसाब से आपको चीज़ को चेंज करना पड़ता है। दैट वी वांट टू डू। और एक आखिरी पॉइंट मैं कहूँगी जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ के गवर्निंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी मैं समझती हूँ चाहिए कि हमें बहुत फ्री स्पेस दें कि हम लोग जो हमारे यंग लोग हैं उनके साथ मिल के इस तरह की चीज़ें करें जहाँ वो इंगेज हो सकें अपने हिसाब से। अगर रैप है तो रैप है, रैप के साथ फोक को मिक्स करने में कोई हर्ज नहीं है। वी नीड टू गेट देम टू ओन आवर पास्ट। और लोग, चाहे वो लोक मौसीकी हो चाहे वो मॉडर्न मौसीकी, वो हर वक्त जनरेट हो रही होती है। ऐसे नहीं होता कि वो टाइम में कैद हो जाती है और आप कहें नहीं ये बच्चे वो सीखें और उसकी कदर करें। इट इज़ द ओनरशिप एंड रिस्पेक्ट। हर सोसाइटी अपने पास्ट को, अपनी जो हेरिटेज होती है उसको ओन करती है, उसकी कदर करती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी रंग में लेके चले, तो आगे हमारे बच्चे नए रंग डालें उसमें। वी वॉन्ट टू हैव सीरीज ऑफ मॉडर्न म्यूज़िक ऑल्सो। PNCA का जो है वो सिर्फ ट्रेडिशनल म्यूज़िक का नहीं है मैंडेट। करंट जो भी आपके ट्रेंड्स हैं उसके लिए वी वांट टू ओपन द डोर्स। जो थिएटर के ग्रुप्स हैं, हमारे पास एक खूबसूरत सा ओपन एयर थिएटर है, उसको हम साथ रिकॉर्ड भी करेंगे। बड़ा प्रोसिनियम के लिए थिएटर है। दीज फैसिलिटीज़ विल बी अवेलेबल फॉर पीपल। और आवाम में सुनने वाले ऑडियंसेस को ट्रेन करना है सो दैट दे कैन एक्चुअली सस्टेन द लाइवलीहुड्स ऑफ आवर आर्टिस्ट। तो फौजिया, आप बुनियादी तौर पे ये कह रही हैं कि अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और ये कि इसमें जितना भी आप इसमें गोड़ डाल सकते हैं, स्पेस अवेलेबल है इस किस्म के कामों के लिए पाकिस्तान में? अभी बहुत कम है। और मैं समझती हूँ आर्टिस्ट भी जो बहुत ही ढीठ आर्टिस्ट है, जो
भूखों भी मरे तो वो कहे कि मैंने छोड़ना नहीं, अभी वो वाला आर्टिस्ट सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अभी जो पनपने की बात है ना, नर्चर करने की बात, अभी उसके लिए स्पेस बहुत कम है। मैं समझती हूँ कि परफॉर्मेंसेस को कोई सिक्योरिटी का वो नहीं पहनाना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा अगर जिना सुपर में को म्यूज़िक की परफॉर्मेंस हो जाएगी या कुछ। ये ओपननेस जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आती कि इट इज़ ओके टू परफॉर्म, तो फिर आप सोसाइटी में वो नर्चर करते हैं। दूसरा, आम लोगों के घरों में जब तक परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी, देखिए अब राजे महाराजे तो हम दोबारा ला नहीं सकते, ना ही हम कोई उस किस्म की रॉयल्टी ला सकते हैं जो पैट्रोनाइज करेगी। ये जो बेचारे गरीब इदारे हैं, ये इतने ढेर कवालों को और इतने पॉप ग्रुप्स को और उसको उस तरह की लाइवलीहुड नहीं दी। हर सोसाइटी अपने फ़नकारों को खुद सस्टेन करती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर। हम तो जो क्लासें भी देते हैं इसी ऑब्जेक्टिव से देते हैं कि हम ऑडियंस को ट्रेन करें। हम फ़नकार निकालें या ना निकालें, हम ये टेस्ट डाल दें, और वो टेस्ट तब आएगा जब ये लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए आपको 4-4 NOC नहीं लेने पड़ेंगे। आपके जो होटल्स हैं वो आपको आपकी जान नहीं निकालेंगे कि जी इतने पैसे जमा कराओ और ये करो और वो करो। सो दिस नीड्स टू ईज़ आउट। जब तक सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन मिल के ईज़ आउट नहीं होंगे, वो कहें बच्चों ने बैंड का फ्यूजन करना है, कर लो जी, हमारे घर के बाहर कर लो, आप हमारे चौक में कर लें, किस वजह से जगह हमारे गार्डन में कर लें। वो कहते हैं जी गार्डन में भी करो तो तब भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तंग करेगी। सो मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं करी, मैं सब जगह की। एक ये एटीट्यूड है जहाँ वी स्माइल एट परफॉर्मेंसेज एंड वी डोंट फ्राउन, और हम के लो जी ये कौन आ गए तकरीबकार लोग, और ये यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में थोड़ा सा मजमा लगा तो ये हो जाए। दैट वी नीड टू ईज़ आउट, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें ज़रा करनी पड़ेंगी हल्की, ताकि मुआशरा जो है वो सस्टेन करे इस चीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा। इम्तियाज़ साहब, जैसे PNCA ने ऑनलाइन क्लासेस और ये सारी सरगर्मियाँ शुरू की हैं, सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, अब हमें मेरे ख्याल में वैसे भी ऑनलाइन की तरफ जो है वो ज़्यादा जाना चाहिए। अपनी सकाफत को भी उसके ज़रिए अगर हम उजागर करें तो सोशल मीडिया का बड़ा रोल। जी देखिए, मौके तो पाकिस्तान को पहले भी मिलते रहे हैं, और ये एक बड़ा यूनिक मौका था कि इस दौरान जिस तरह फौजिया साहिबा ने डेमोन्स्ट्रेट किया PNCA के प्लेटफॉर्म से कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो भले आप फिज़िकली कहीं नहीं जा सकते, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। और उन्होंने, मैं समझता हूँ, काफ़ी कौमी खिदमत अंजाम दी है कि पुरानी आर्काइव्स में से उन्होंने पुराने इंटरव्यूज़ निकाले बड़े बड़े फ़नकारों के। सबिया खानम का मिसाल के तौर पे उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया। खराज तहसीन तारिक अजीज़ साहब की वफ़ात हुई तो उनके लिए भी ऑनलाइन एक ट्रिब्यूट या खराज तहसीन पेश किया। तो इस किस्म के बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, और बुनियादी तौर पे अगर इसको मज़ीद शद्दोमत के साथ किया जाए तो चूँकि ये दौर है साइबर स्पेस का कि आपने जो कुछ साइबर स्पेस में डाल दिया, ऑनलाइन डाल दिया, तो वो दुनिया के आखिरी कोने तक भी जहाँ भी इंटरनेट अवेलेबल होगा वो पहुँच जाएगा। लेकिन इसके साथ फौजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात ये भी की है, और मेरा ख्याल अक्सर हम लोग उससे इत्तेफाक ही करेंगे कि इस मुल्क में इंतज़ामी जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं NOC के नाम पे, वो कैरी बहुत कम से कम होनी चाहिए। दूसरी रुकावट खड़ी होती है सिक्योरिटी के नाम पे। ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात काफ़ी दिगरगूं रहे गुज़िश्ता 10-12 बरसों के दौरान, लेकिन अब माशाल्लाह 4-5 साल से बहुत अच्छी सूरत हाल हो गई है। म्यूज़िक रिवाइव हो गया, फिल्में, ड्रामा, वो थोड़ी सी 4-5 महीने का ब्रेक आया है, लेकिन उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये था कि आप इंतज़ामी रुकावटें कम से कम होनी चाहिए, और NOC जैसे ये शराइत है इनका ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि पाबंदियों वाली फ़िज़ा में फ़न और सकाफ़त फल फूल नहीं सकते हैं। आपको एक आज़ाद फ़िज़ा चाहिए। आप हुकूमतें, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना चेक ज़रूर रखें, लेकिन ये कदम कदम हर मरहले के लिए आपको NOC या इजाज़त लेना जो है, ये न सिर्फ इल्म दानिश को बल्कि फ़न और सकाफ़त की राह में भी रुकावट बनता है। और आज हमारी कोशिश थी कि चूँकि ईद का दिन है तो हमारे मौज़ूआत और हमारे जो मेहमान हैं वो ऐसे हों कि आपकी ईद को 4 चांद लगा दें। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपका। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन कुर्बानी की स्पिरिट को मद्देनज़र रखते हुए और कोविड-19 की वजह से जो इससे बचने के लिए SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए अपना भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिशेल बुखारी को, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।